तो बने रहिए हमारे साथ। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारत को जो है वो प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक बता रहा है यहाँ पे। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो जिसे बोला जा सकता है, तो हड़प्पा सभ्यता थी यहाँ पे भारत में। लगभग जो भारत पाकिस्तान के इस क्षेत्र पे, एशिया के क्षेत्र पे हड़प्पा सभ्यता थी। चीन की सभ्यता थी। मिस्र के साइड अगर जाएंगे तो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता देखने को मिली। तो इन कई सभ्यताओं में से जो है भारत की जो सभ्यता थी वो काफ़ी प्राचीन संस्कृतियों में से एक थी। इसलिए पिछले 5 दशकों में से भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप में बहुमुखी उन्नति की है। तो इन संस्कृतियों के बाद, इन संस्कृतियों का जैसे जैसे विकास हुआ, उनमें ख़ास तौर पे भारत जो है वो पिछले 5 दशकों में, दशक का मतलब है यहाँ पे 10 साल, यानी 10 साल का एक दशक, तो लगभग 5 दशकों में, यानी पिछले 50 सालों में भारत ने जो है बहुमुखी चारों तरफ से उन्नति की है। जैसे कृषि, एग्रीकल्चर पे, उद्योग पे, तकनीकी क्षेत्र पे, टेक्नोलॉजी पे, और सर्वांगीण आर्थिक विकास, इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट है उसमें लगभग अद्भुत प्रगति हुई है। तो भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारा जो भारत है वो विश्व में जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो इस प्रकार से हम अब भारत की स्थिति देखेंगे कि भारत जो हमारे इस मैप में कहाँ पे और किस पोजीशन पे है। तो ये देखेंगे, भारत एक विशाल देश है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है, वहीं जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है चाइना के बाद। तो भारत जो है विशाल देश है, इसकी उत्तरी गोलार्ध में स्थित होता है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे बोल रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो इस उत्तरी गोलार्ध का मतलब क्या है, कैसे ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो भारत, देखो ये हमारा 0 डिग्री जो जा रही है यहाँ से 0 डिग्री, और ये हो गई 0 डिग्री, एक ये विषुवत रेखा हो गई, इक्वेटर विषुवत रेखा हो गई। तो इन दोनों के अगर ये जो क्रॉस है, जैसे ये क्रॉस मैंने बनाया है, इस क्रॉस पे तो जैसे किसी भी नक्शे को अपन देखते हैं, जैसे 9th का अगर स्टूडेंट यहाँ पे नक्शा नहीं देखना जानता तो उसे बता दें कि किसी भी नक्शा को देखने के लिए जो सबसे ऊपरी छोर होता है उसे उत्तर की तरह देखा जाता है, यानी उत्तर माना जाता है। और उत्तर जब ऊपर हो गया तो उत्तर, नीचे दक्षिण मानेंगे, साउथ। तो इसी तरह से पूर्व यहाँ हो जाएगा, पूर्व यहाँ, और पश्चिम इस साइड हो जाएगा, तो पश्चिम इधर साइड हो गया। तो ये चारों हमको हमारी दिशाएं मिल चुकी हैं। इस लिहाज से अगर इस 0 वाले पॉइंट से देखें यहाँ से, तो इस यहाँ से अगर 20 में पॉइंट देखें तो ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। तो देखिए भारत जो है इस रेखा से अगर निकले अपन विषुवत रेखा से, तो ये इधर उत्तर की तरफ, यानी ऊंचाई की तरफ जाने पे मिल रहा है। तो इसलिए इस पूरे क्षेत्र को ये हो गया उत्तरी क्षेत्र। तो जो भारत या उत्तरी गोलार्ध, तो भारत को जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित माना जाता है। तो इस प्रकार से जो है भारत को कह सकते हैं कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो हमारा क्लियर हो गया। इन जो 0 डिग्री जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ, और 0 डिग्री जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ आने पर, अगर यहाँ से इस दृष्टि से देखें तो भारत जो है वो यहाँ पे उत्तर की तरफ हमें दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं। इसका मुख्य भाग जो है 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश पे है। तो देखिए, जब अब अपने को क्लियर हो गया कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध पे स्थित है, यानी उत्तर की तरफ है, तो इसका मुख्य भाग जो है वो 8 डिग्री 6 से उत्तर आ रहा है। सब यहाँ पे बच्चे देखेंगे उत्तर आ रहा है। तो उत्तर का मतलब क्या है कि भारत ये है, भारत ये है, भारत उत्तर की तरफ है। इस विषुवत रेखा से अगर आप देखेंगे तो भारत जो है वो उत्तर की तरफ दिख रहा है। तो भारत में 8 डिग्री यहाँ हो गई, 8.4 उत्तरी अक्षांश, यानी उत्तर की तरफ बढ़ते हुए। 37 डिग्री यहाँ पे मिलेगा, 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश। तो ये इस तरह से, ये विषुवत रेखा से अब हम ऊंचाई की तरफ, यानी कि उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो 8 डिग्री 4 मिलेगा, और उससे बढ़ते बढ़ते 37 डिग्री 6 जो है वो उत्तर की तरफ मिलेगा। इसलिए भारत को जो है 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश माना जाता है।
और इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो देशांतर की बात कर रहा है। देशांतर रेखाएं किस प्रकार से होती हैं, तो 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर की बात कर रहा है। तो एक तो पूर्व आ रहा और देशांतर, तो पूर्व कैसे ये समझते हैं। पूर्व इस तरह से कि जैसे हमने इसको ये जो 0 डिग्री माना था, 0 डिग्री है और ये 0 डिग्री है और यहाँ से ये विषुवत रेखा जो जा रही है, ये जो जा रही है विषुवत रेखा 0 डिग्री से ये वाली, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो भारत जो है वो पूरब की तरफ है। यहाँ से अगर देखें अगर तो इस लाइन से, तो ये भारत पूरब की तरफ है, ये जो है ये पश्चिम हो गया। तो पूरब की तरफ से होने से तो यहाँ से हमको मिलेगा सबसे पहला जो गुजरात में एक जगह है, वहाँ से हमको मिल जाएगा 68 डिग्री 7 पूर्व से जो है 97 डिग्री, यहाँ पे 97 डिग्री 25 जो है वो पूर्व देशांतर है। देशांतर यानी कि देशों का अंतर बताने वाली रेखा, एक तरीके से देशांतर बोला जा सकता है। तो आपको ये भी क्लियर हो गया कि जो देशांतर रेखा है हमारी वो लगभग उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जा रही हैं, और जबकि जो अक्षांशीय रेखा है उनको मान सकते हैं कि पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जा रही हैं इस प्रकार से। तो ये अक्षांशीय और देशांतर रेखाओं को पहचानने का कुछ मूलभूत अंतर है। तो इस प्रकार से हम उत्तर और दक्षिण समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि भारत दक्षिणी गोलार्ध में क्यों स्थित है। देन उसके बाद जो है भारत उत्तरी अक्षांश का मतलब क्या है या कितना अक्षांश पे है, भारत पूर्वी देशांतर कितना है और उस पूर्वी देशांतर का मतलब क्या है, क्यों उसे पूर्वी देशांतर बोला गया। तो इस प्रकार से हमारे ये तीन चीज़ें कंप्लीट हुई। आगे बढ़ते हैं तो भारत जो है वो कर्क रेखा, भारत में जो है कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तर से देश को लगभग 2 बराबर भागों में काटती है। यहाँ में भी उत्तर आ रहा है कि जो है उत्तर में देश को जो है वो काटती है। तो इसको मतलब समझते हैं कि उत्तर क्या है। तो देखो ये भारत हो गए उत्तरी गोलार्ध में है भारत, तो यहाँ पे तो इस प्रकार से ये भारत जो है उत्तर की तरफ, तो यहाँ से बढ़ते आप यहाँ तक आएंगे तो ये गुजरात राजस्थान से होती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और वहाँ पे त्रिपुरा, मिजोरम, ऐसे लगभग जो है कर्क भारत के 8 राज्यों को काटती है। तो उसमें से जो है वो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में काटती है और कर्क रेखा जो है वो 23 डिग्री 30 से गुजरती है। यहाँ से 23 डिग्री 30 जो है वो इस तरह से गुजरती है। तो आप ऐसे जाएंगे क्योंकि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार देखा था 8 डिग्री 4 उत्तर से चालू होता है, 8 डिग्री से चलने के बाद आपको 9, 10 इस तरह से बढ़ते आपको 23 डिग्री मिलेगा, 23 डिग्री 30 वहाँ से कर्क रेखा शुरू होती है। वही रेखा जो है कर्क रेखा मानी गई है। तो कर्क रेखा जो है 23 डिग्री 6 से बढ़ेगी और उत्तर जो है वो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इस प्रकार से कर्क रेखा हमारी हो गई। इसके बाद मुख्य लिखा है, मुख्य भूभाग के दक्षिणी भाग में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह, अरब सागर स्थित है। ये क्या कहना चाहता है, मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिणी पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह है। तो देखिए भारत जो है वो भारत ये हो गया भारत। तो भारत जो है भारत के यहाँ पे जो है वो अंडमान निकोबार इस तरह से अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो सकता है और बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे जो है वो लक्षद्वीप है। तो यहाँ पे भारत के एक द्वीप है और भारत के यहाँ पे द्वीप है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो चीज़ें लिखा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में है, वहीं दक्षिणी पश्चिम में लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। तो ये आपसे क्वेश्चन बनेगा कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप है, तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वहीं लक्षद्वीप किस द्वीप में स्थित है, तो लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है अपनी एटलस की सहायता से इन
इन द्वीप समूहों को विस्तार से ज्ञान करो। तो हम आपको दिखा चुके हैं कि ये यहाँ पे ये भारत है, ये एशिया है भारत में यहाँ पे जो है वो यहाँ पे जो है वो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और यहाँ पे जो है लक्षद्वीप है। इसके बाद आगे चलते हैं। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा बिंदु कहा जाता है। सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। तो भारत में जो है भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु वो इंदिरा बिंदु कहा गया है, जो कि 2004 में सुनामी में जलमग्न भी हो गया था। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इंदिरा बिंदु है, इंदिरा बिंदु या इंदिरा बिंदु जिसको इंदिरा बिंदु कहा गया है, वो यहाँ पे इंदिरा बिंदु आप देख सकते हैं, ये सबसे लास्ट पे दक्षिणतम बिंदु। तो इस तरह से 2004 में ये सुनामी की लहरों के कारण ये जलमग्न हो गया था। अब आते हैं आकार में। तो आकार जो है भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल का लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो है वो भारत का क्षेत्रफल यहाँ पे देखा जा सकता है। भारत का क्षेत्रफल जो है भारत का जो क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से अगर तुलना करें तो 2.4 लगभग 2.4% देखा जा सकता है। तो पूरे दुनिया में जो है अगर आप इस तरह से बोल सकते हैं कि जो भारत है वो 2.4% है इस तरह से। तो भारत जो है विश्व का सबसे 7वां बड़ा देश है। 2 पॉइंट तो है ही क्षेत्र में, लेकिन भारत जो है विश्व में वो 7वां बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश जो है वो रूस है, फिर कनाडा है। तो भारत के सीमा देखते हैं किस तरह से लगती है। तो भारत की जो स्थल सीमा रेखा है वो लगभग 15,200 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से जो है भारत की स्थलीय सीमा जो है, भारत की जो है वो स्थलीय सीमा, भारत की जो पूरी स्थलीय सीमा है वो लगभग 15,200 किलोमीटर है। वहीं समुद्री सीमा की बात करें, जहाँ पे सिर्फ समुद्री जो राज्य है उनमें उनके साथ जो है भारत की सीमा कितनी लगती है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के साथ जो है 7,516.6 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से भारत की जो स्थल सीमा, जहाँ जहाँ पे स्थल है, पूरे भारत की सीमा स्थलीय रूप में 15,200 किलोमीटर है। वहीं अगर समुद्री तट की माने तो 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिमी उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन वलित पर्वत है। तो भारत के उत्तर पश्चिम पे, जैसे जहाँ पे भारत है वहाँ पे ये भारत है, और भारत के उत्तर में यहाँ पे, भारत के उत्तर में ये, यहाँ भारत के उत्तर में, तो ये जो भारत है इसके उत्तर पूर्वी सीमा पे नवीन वलित पर्वत है। नवीन वलित पर्वत का मतलब है फोल्डेबल माउंटेन, यानी कि जो हमारा हिमालय है वो नवीन वलित पर्वत के अंदर आता है। नवीन वलित का मतलब होता है जो ऐसे जिगजैग के रूप में हो, जो एक तरीके से फोल्डेबल्स तरीके से हो, कहीं पे ऊंचा कहीं पे नीचा, कभी समतल टाइप से, उस टाइप से जो पर्वत है उसको वलित पर्वत बोलेंगे। और नवीन है क्योंकि ये लगातार हिमालय जो है उसका विकास हो रहा है, हिमालय जो है अभी लगातार बढ़ रहा है। तो बाकी भारत के जो पर्वत हैं जैसे कि अरावली पर्वत हो गया, विंध्य सतपुड़ा हो गया और कई भी पर्वत, उनमें से जो हिमालय है उसको नवीन वलित पर्वत बोला जाता है, यानी नवीन है वो। तो इसके दक्षिण का भूभाग जो है उत्तर में चौड़ा और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जो है वो हिंद महासागर की ओर सकरा होता जाता है। तो जो हिमालय है एक तरीके से वो दक्षिण का जो भूभाग है वो उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जो है हिंद महासागर की ओर जो है वो सकरा होता जा रहा है। इससे पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। तो इसके जो पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में जो बंगाल की खाड़ी स्थित है, यानी कि ये लगभग अफ़गानिस्तान में भी कुछ साफे से मिलते हैं, पाकिस्तान में है ना। तो अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान इसको कुछ अलग नाम दिया जाता है, हिंदू कुश पर्वत टाइप पे। तो फिर वहाँ से होते हुए ये भारत के जो है
पूर्वी जो राज्य है वहाँ तक जाता है, यानी बंगाल की खाड़ी तक ये जाता है। तो अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। तो भारत का अगर अक्षांश और देशांतर विस्तार देखें वो लगभग 30 डिग्रियों पे देखा जाता है। जैसे अगर आपने अभी अक्षांश पढ़ा कि 8 डिग्री 4 से शुरू होता हुआ 37 डिग्री 6 तक जाता है। तो इसे आप अगर देखेंगे तो इसमें 30 रेखाएं आपको नज़र आएंगी। वही 30 रेखाओं का यहाँ पे जिक्र है कि देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व और पश्चिम का विस्तार जो है उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात में अरुणाचल प्रदेश में स्थित समय में 2 घंटे का अंतराल है। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थायी समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः जो 32 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यामी उत्तर माना गया है, जो देश के उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरता है, और अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर और दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। इसका मतलब क्या है, भारत में जो है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय के अगर देखा जाए तो 2 घंटे का अंतर है। तो 2 घंटे का अंतर कहते हैं, जैसे कि अभी आपने पढ़ा है कि भारत का जो विस्तार है वो देशांतर विस्तार लगभग 30 डिग्रियों पर है, यानी 30 रेखाओं पे है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर 1 डिग्री को आपको पार करना है, एक रेखा को पार करना है, तो लगभग आपको 4 मिनट लगने हैं, 4 मिनट लगे हैं। तो इस तरह से 4 और 30 में भारत डिग्री पे जो है वो विस्तारित है। तो 30 का मल्टीप्लाई 4 पे करेंगे तो लगभग ये निकल के आता है 120 मिनट। 120 मिनट यानी 2 घंटे हो गए। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अरुणाचल प्रदेश में जो है सूर्य उदय जल्दी हो जाता है और गुजरात में 2 घंटे के लगभग बाद होगा, ऐसा कहा जा सकता है। तो भारत की जो याम्योत्तर रेखा है, मानक समय रेखा, वो 82 डिग्री 30 से निकलती है, पूर्वी देशांतर है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से अपन देखते हैं ये भारत का मैप है, और यहाँ से लगभग भारत का जो है वो 82 डिग्री 30 निकलती है, 82 डिग्री 30 निकलेगी। तो मानक याम्योत्तर रेखा जो है भारत की यहाँ से निकलती है। तो ये देखिए, यहाँ से ये हमारा विषुवत रेखा हो गया, और यहाँ से ये जो रेखा जा रही है ये पूरब की तरह, क्योंकि यहाँ उत्तर हो गया और ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये दक्षिण, तो पूर्व की तरफ। इसीलिए 82 डिग्री को जो है पूर्व देशांतर रेखा बोला गया। पूर्व और देशांतर जो उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई रेखा को अपन बोल सकते हैं कि देशांतर रेखा। तो इस प्रकार से 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर माना जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप, ये क्वेश्चन पे आता है। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश के जो है मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। अक्षांश का जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है, और दिन और रात पे इफेक्ट पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है कि 82 डिग्री 30 जो है पूर्वी देशांतर को भारत की मानक याम्योत्तर माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन और रात की अवधि में अंतर क्यों है? तो वही अंतर है जो आप अभी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच देखे हैं कि क्या जो देशांतर रेखा है हमारी, उनमें कितना अंतर है। भारत 30 देशांतर रेखाओं पे विस्तारित है। तो उस हिसाब से उसी तरह से कन्याकुमारी और पश्चिम जो है वो कश्मीर का अगर आप अंतर ढूंढना है तो आप वहाँ की अक्षांशीय रेखा या देशांतर रेखाओं को ढूंढिए, और कितने का अंतर है उस पर 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर निकल आएगा। इस तरह से आप हमारे साथ जुड़